है मधुमक्खी पालन बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है भी अगर मधुमक्खियाँ ना हों तो जो दुनिया है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन का या परागण का काम करते हैं उससे हमारी फसलों के ऊपर असर पड़ता है। हमारी जो फसलों का झाड़ है वो बढ़ता है, उससे हमारी अगर फसलों का झाड़ बढ़ेगा तो कमाई में भी फ़र्क पड़ेगा। उस तरह से मक्खी पालन का जो काम है वो आप छोटे से छोटा 1-2 बक्सों से भी शुरू कर सकते हो। कमर्शियली अगर करना है तो कहते हैं भी 50 बक्सों से शुरू करो, क्योंकि एक साल में सीज़न जो है ये सरसों के टाइम से मधुमक्खी का शुरू हो जाता है और तकरीबन जुलाई तक चलता है। तो उसमें हमारा एक जो कॉलोनी है उससे हमारा तकरीबन 40 किलो शहद आ जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रत्नाकर है और आज हम हैं पंजाब के ज़िला रोपड़ में। हमारे साथ किसान अमरप्रीत जी हैं। अमरप्रीत जी लंबे समय से किसानी कर रहे हैं और इसके सहायक धंधों से काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। फ़िश फार्मिंग भी कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ मधुमक्खी पालन जो है वो भी कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को लेकर आपके कई सवाल होंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से मोटा मुनाफा जो है वो मधुमक्खी पालन से कमाया जा सकता है। इस पे हम एक ये पूरी वीडियो बना रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए मधुमक्खी पालन में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी। अमरप्रीत जी, जैसे आपने फ़िश फार्मिंग पे हमें काफ़ी जानकारी दी, अब हमारा ये एक टॉपिक रहेगा कि हम मधुमक्खी पालन को कैसे एक बेनिफिशियल जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है, मधुमक्खी पालन बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये कहा जाता है भी अगर मधुमक्खियाँ ना हों तो जो दुनिया है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन का या परागण का काम करते हैं उससे हमारी फसलों के ऊपर असर पड़ता है। हमारी जो फसलों का झाड़ है वो बढ़ता है, उससे हमारी अगर फसलों का झाड़ बढ़ेगा तो कमाई में भी फ़र्क पड़ेगा। उस तरह से तो अमरप्रीत जी, कैसे शुरू किया जा सकता है मधुमक्खी पालन का काम? मधुमक्खी पालन का जो काम है वो आप छोटे से छोटा 1-2 बक्सों से भी शुरू कर सकते हो। कमर्शियली अगर करना है तो कहते हैं भी 50 बक्सों से शुरू करो, क्योंकि एक साल में सीज़न जो है ये सरसों के टाइम से मधुमक्खी का शुरू हो जाता है और तकरीबन जुलाई तक चलता है। तो उसमें हमारा एक जो कॉलोनी है उससे हमारा तकरीबन 40 किलो शहद आ जाता है और वो जैसे हमारे 50 बक्से हैं तो आप लगा लो भी 2000 किलो शहद हो गया। तो इस हिसाब से, और अगर हम उनके ऊपर सुपर लगा दें या लेमैन उसमें कहें डबल कर दें बक्से को, तो हमारे शहद की औसत है 40 किलो से 80 से 100 किलो एक ही कॉलोनी से हो जाती है। इस तरह से हम कर सकते हैं और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है भी हम एक बक्से से करें या 5 से करें या 10 से करें या ज़्यादा से शुरू करें। ये है। आपने कितने बक्सों से शुरू किया? मैंने 50 बक्सों से शुरू किया था, फिर जल्दी ही मैं 50 और ले आया था। 100 बक्से थे जब मैंने शुरू किया था सन 2011 में। और उसके बाद ये हर फरवरी मार्च में मधुमक्खियाँ बढ़ती रहती हैं अगर मौसम अनुकूल रहे। तो बढ़ने का मतलब है ये 1.5 से 2 गुना आपकी हर साल हो सकती हैं अगर मौसम सारा ठीक रहे। तो उस हिसाब से बढ़ता रहता है और आप वो मधुमक्खियाँ बेचो या शहद बेचो या मधुमक्खियों के छत्ते बेचो या रॉयल जेली बनती है इसमें वो इकट्ठी करके बेचो या प्रोपोलिस बेचो, इन सब चीज़ों में कमाई है। जब आपने ये काम शुरू किया तब आपने बेसिक जो ज़रूरतें हैं क्या समझी कि हाँ भाई इस चीज़ों में दिक्कत आती है, इसे जो है वो पहले ही समझना ज़रूरी है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा जो है आपको मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है
और सीज़न के हिसाब से चलना पड़ता है। भी जैसे हम समझते हैं भी हमने गुलाब लगा दिए उससे मधुमक्खी शहद इकट्ठा कर लेगी, वो नहीं होता है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है सरसों से या सूरजमुखी से या ये संतरे की नस्ल वाले फलों से या इससे क्या कहते हैं इसको मल्टी फ्लोरल हनी हम कहते हैं जो, या जंगल का शहद कह लो, उन चीज़ों से, ठीक है, और या लीची से या सेब से। तो वो हमें मौसम देखना पड़ता है भी कब इन चीज़ों पे फूल है, तो हम वहाँ पे माइग्रेशन करें, वहाँ पे अपने मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ या बक्से कह लो वो लेके जाएं ताकि हमें उनसे शहद इकट्ठा करने को मिले। जैसे सेब के बागों का ये है भी सेब के बागों के मालिक मधुमक्खियों के कॉलोनी रखने के लिए मधुमक्खी पालक को पैसे भी देते हैं, क्योंकि उनकी सेब की फसल जो है 1.5 से 2 गुनी बढ़ जाती है उससे। पर इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात है, हमें लगता है सब कुछ बाहर ठीक है, पर कई बार मौसम में ऐसी तब्दीली अचानक से आती है भी आपको उसी समय में नुकसान भी हो सकता है। आप ये सोच के बैठे हों भी शायद ज़्यादा आएगा, भी सब कुछ बाहर मौसम ठीक है, हवा नहीं चल रही, बारिश नहीं पड़ रही, पर हो ये भी सकता है भी जहाँ मधुमक्खी 3 किलोमीटर तक जाती है वहाँ पे बाई चांस कोई गड़बड़ हो जाए, किसी ने स्प्रे ही कर दी अपनी फसल के ऊपर, वो आपकी मधुमक्खी मर जाए, तो आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी नुकसान हो सकता है। ये कुछ इसके नेगेटिव चीज़ें हैं। जब हम ये कार्य शुरू करते हैं, जब मधुमक्खी पालन का काम शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद हमें जो है वो आमदन शुरू हो सकती है? ऐसा है, मधुमक्खी पालन का काम जैसे हमने सितंबर अक्टूबर में शुरू कर सकते हैं या फरवरी मार्च में शुरू कर सकते हैं। तो तब ये जो मैं फूल पहले गिने इन सब पे फूल आ रहे होते हैं तो काम शुरू हो जाता है। तो जून तक का टाइम होता है जब बरसात शुरू होनी होती है, तब तक अलग अलग तरह की फसलें और फूल अपने खेतों में होते हैं जिनसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है। सफ़ेदे के फूल हो गए, सरसों के फूल हो गए, सूरजमुखी के फूल हो गए, फिर ये लीची के फूल हो गए, संतरे जाति के फूल हो गए, इन सब चीज़ों से मल्टी फ्लोरल जंगल का हनी मैंने बताया उसके फूल हो गए, इन सब चीज़ों से हमें शहद मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हमें उसके अलावा बरसात में फूल हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं, तब हमें अपनी मधुमक्खियों का ध्यान रखना पड़ता है। अमरप्रीत जी, क्या जैसे मछली पालन में अलग अलग टाइप्स होती हैं मछलियों की, मधुमक्खियों में भी ऐसा होता है? हाँ होता है, पर जो हमारे मेन चलती है एपिस मेलिफेरा मक्खी कहते हैं, इटालियन बी जो है वो हम ज़्यादा पालतू रख सकते हैं उसी से, और वो ही ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है। बाकी जो इंडियन मधुमक्खी है एपिस इंडिका, वो अगर साल में 20 किलो शहद इकट्ठा करती है तो ये जो मेलिफेरा है ये 40 किलो इकट्ठा करती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारी प्रोडक्शन दुगनी हो गई, तो उस हिसाब से सेल भी दुगनी हो गई, तो प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये होता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह की जो मधुमक्खी? नहीं, ज़्यादातर तो जो यूनिवर्सिटी हैं वो भी प्रचार यही कर रही हैं भी एपिस मेलिफेरा का करो, क्योंकि उसमें से आपका सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग एपिस मेलिफेरा का ही करते हैं। अमरप्रीत जी, एक सवाल ये भी है कि किसानों को जो है वो जो फ्रॉड है वो भी काफ़ी निशाना बनाते हैं, तो मधुमक्खी पालन में ऐसा क्या होता है कि कोई फ्रॉड या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा है भी कई बार ये कहा जाता है भी जो शहद है उसमें चीनी मिलाई हुई है। पहली बात तो सोचने वाली ये है भी शहद खुद में ही इतना मीठा होता है, उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है जो कुदरती हैं उसमें, तो वो चीनी तो कुदरती है, उसमें मिलाने की और आप चीनी मिलाने की कोशिश करो तो आप देख थोड़े से शहद में मिलाओ तो ही मिलाने में कितनी दिक्कत होती है, ज़्यादा में तो आप छोड़ ही दो बात। और आम जो किसान है वो अगर ऐसे काम करेगा तो उसकी जो थोक के व्यापारी ने ही उससे लेना है, क्योंकि आम किसान बाज़ार में जाके नहीं बेच सकता है, वो उसके पास टाइम नहीं है ना साधन है, तो थोक का व्यापारी उससे नहीं लेगा,
तो वो उसको नुकसान है, तो वो ऐसे काम नहीं करता है। बड़े लेवल पे कहीं होते हो तो इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये सब देखा नहीं है वहाँ पे। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही कोई करता है। अमरप्रीत जी, अगर बेसिक रकम की बात करें तो मिनिमम क्या रकम हो सकती है कि हम अपना मधुमक्खी पालन का काम शुरू कर सकते मिनिमम आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक जो मधुमक्खी पालन की जो बक्सा है, वो आपका ब्रूड चैम्बर है, वो आपको छत्तों समेत 3,000 से 3,500 का मिल जाएगा। ठीक है, आप 3 से 4 बक्सों से शुरू करो तो इतने में आपका शुरू हो जाएगा। ज़्यादा शुरू करने के लिए तो आप जितने मर्जी पैसे लगाई जाओ उतने में आप कर सकते हैं। तो और शुरू हमेशा कम से ही करो, ताकि क्योंकि आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और अगर आपका नुकसान होगा वो भी कम होगा। शुरू में ही हम किसी भी धंधे में सोचें भी हम ज़्यादा पैसे लगा के शुरू करेंगे तो हमारे को नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि सर, जैसे किसान तो है वो फसल उगा देता है ना, मेहनत करके मधुमक्खी पालन के कार्य में भी आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आज के टाइम में है, मौजूदा समय में, वो मार्केटिंग की है। तो इसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है? इसकी मार्केटिंग जैसे है, मैंने जो किया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से शुरू किया, फिर उनको पसंद आया तो वो आगे और उन्होंने मेरा अपने दोस्तों में बात करी, तो उस तरह से तरीका है। दूसरा, आप सबसे बढ़िया यही तरीका है, क्योंकि आप नई जगह जाओगे तो जो नया बंदे को आप मिलोगे वो आपको सबसे पहले आपके ऊपर भरोसा करता है या नहीं करता, क्योंकि हर जगह यही है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे भी बाहर से मिलावट वाला शहद है, ठीक है, हर एक बंदे को ये होता है भी मुझे मिलावट वाला शहद ना मिले, तो वो आप उसको कैसे दोगे। जैसे अब शहद के जमने के ऊपर है, ये हमारे देश में ये है भी जो शहद जम गया वो ख़राब हो गया। यूनिवर्सिटियाँ किताबें लिखती हैं, उसमें छाप देती हैं भी जो शहद जमता है वो ख़राब नहीं होता, उसको धूप में रखो या गर्म पानी में डालो वो नॉर्मल हो जाता है। और हर कंपनी अपनी शहद की बोतल पे ये बात लिखती है, पर इस चीज़ का प्रचार नहीं है। तो हमारे लोगों को ये है भी जो जम गया वो ख़राब हो गया उसको वो फेंक देते हैं। ठीक है, पर अगर आप बाहर किसी देश में चले जाओ, फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वहाँ अगर वो उसको वो जमी हो या वो कोई फॉरेनर आपके पास आ जाए और आप शहद का काम करते हो, आपके पास बोतल है जमे हुए शहद की, वो पहले वो लेगा भी इससे प्योर तो मुझे चीज़ ही नहीं मिल सकती कोई। ये अपनी हमारे सोच की फ़र्क है। इस चीज़ को जब तक हमारी यूनिवर्सिटियाँ प्रचार नहीं करती तब तक हम दूर नहीं कर सकते। अब मेरे केस में ऐसा होता था, मैं यूनिवर्सिटी की बुक अपने पास रखता था जिसमें ये सब बातें लिखी होती थी, और कई लोगों को मैंने ये दिखा के कन्विंस भी किया, पर कई लोग फिर भी होते हैं नहीं होते कन्विंस भी, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जब तक हम करेंगे, हमारा दायरा छोटा होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हिंदुस्तान लेवल पे प्रचार होगा तो इसका असर ज़्यादा होगा। ये चीज़ है। तो एक सवाल एक और मैंने लास्ट पे कहा था, लेकिन एक सवाल और आ गया कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो बेनिफिशियल परसेंटेज कितना, बेनिफिट परसेंटेज कितना होगा अगर आप प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट की बात करें? तो ऐसा है, जो शहद है वो अगर तो थोक में बेचते हैं तो वो बहुत कम रेट में बिकता है। नॉर्मल अपने को आजकल के टाइम में 350 रुपये 400 रुपये किलो में शहद मिल जाता है बाज़ार में। तो उसमें अगर आप सारे खर्चे, जैसे मैंने पहले बताया, माइग्रेशन भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसमें आपको तकरीबन 50 से 100 रुपये किलो बचता है। ये है। इससे ज़्यादा आप अगर वॉल्यूम आपका काम का ज़्यादा है, अगर छोटा काम है तो बचत कम होगी इस हिसाब से। जैसे एक हमने लगाया ब्रूड चैम्बर से हमारा 20 किलो या 40 किलो शहद आया, उससे 40 किलो को आप उसमें बेचोगे तो आपकी कमाई उतनी कम है, बचत कम है, सेल क्योंकि कम है। अगर आप उसको बड़े लेवल पे ले जाओ, ऐसे भी बंदे हैं हिंदुस्तान में जिनके पास 50-50 हज़ार पेटी हैं शहद की, तो वो जब बेचते हैं उनका बड़े लेवल पे बिकता है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो किसानों से इकट्ठा करके आगे बेचते हैं, तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं।
तो इस अमरप्रीत जी, जैसे आप तो लंबे समय से इसमें हैं, तो मार्केट की डिमांड को कैसे समझते हैं आप? मार्केट की डिमांड तो बहुत है, पर प्रोडक्शन वही है, क्योंकि ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के उसमें ये नहीं है भी वो अलग अलग जगह जाके फसल के हिसाब से अपने बक्से लेके जाए, पेटियां लेके जाए या कॉलोनीज लेके जाए और अपनी मधुमक्खियां वहाँ रखे, वो किसान को या बंदे को किराया दे और अपना काम करे, क्योंकि वो पीछे उसको काम छोड़ के जाना पड़ेगा। पर अगर वो ऐसे कर सकता है तो उसको ज़्यादा ठीक है, मार्केट के लिए वो उसको कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरप्रीत जी जानकारी के लिए। तो हमने एक कोशिश की अमरप्रीत जी से बात करने की और आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप मधुमक्खी पालन के काम में आना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप मोटा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि आज के मौजूदा समय में खेती के साथ साथ जो इनके सहायक धंधे हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, इन्हीं सब चीज़ों में से मधुमक्खी पालन का जो एक धंधा है वो काफ़ी जो है वो आपको मोटा मुनाफा दे सकता है। आप सरल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से खेती से संबंधित अलग अलग वीडियोज़ आप तक लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।